हे एवरीवन, वेलकम टू एजुनो गिल्ड, द डोर ऑफ नॉलेज। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 15 इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना होगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा जो है अपलोड होता रहता है एग्जाम्स के रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है कि द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बयान किया था, इनिशिएट किया था, किस चीज़ के दौरान? तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को केसावनंदा भराती केस में बयान किया था। इसे थोड़ी डिटेल में देखते हैं मज़ीद क्लियरली जानने के लिए कि जो केसावनंदा भराती केस था जो कि 7-6 का जिसके ऊपर फैसला किया गया था, जिसके अंदर ये था कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ इसी सूरत में अमेंड करेगी कि वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज मत करे। यानी कि यहाँ पे जो थी रूलिंग हुई थी उसमें ये फैसला हुआ था इस केस के अंदर कि पार्लियामेंट सिर्फ उसी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी अगर वो इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज मत करे। तो ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं 2 के ऊपर, जिसके ऊपर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स 3 लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स विच 2 आर्टिकल रेगुलेट दैट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने 3 लिस्ट जो थी प्रेजेंट की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के ऊपर स्टेट और सेंटर के दरमियान, तो वो कौन से आर्टिकल हैं जो कि इन दोनों के दरमियान इस डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट कर रहे हैं? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 245 एंड 246। अगर हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉ गवर्निंग में सुप्रीम समझा जाता है और आर्टिकल 246 जो कि 7 शेड्यूल के अंडर आता है, इसमें जो 3 लिस्ट जो थी वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे पेश की गई थी, प्रेजेंट की गई थी। वो 3 थी यूनियन, स्टेट एंड कॉन्क्यूरेंट। इसमें यूनियन का काम था पार्लियामेंट ज्यूरिसडिक्शन, स्टेट का काम था स्टेट लेजिस्लेचर एंड ज्यूरिसडिक्शन और कॉन्क्यूरेंट का काम था शेयर्ड ज्यूरिसडिक्शन। कॉन्क्यूरेंट जो है वो यूनियन और स्टेट इन दोनों के ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस रखती है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं 3 के ऊपर कि मनी बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन, कि जो मनी बिल है वो किसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है? तो मनी बिल को जो है लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसे लोअर हाउस ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी अगर हम डिटेल की बात करें तो जो राज्यसभा है जिसे अपर हाउस कहते हैं वो मनी बिल को जो है एक्सरसाइज नहीं करता है और जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बिल के टाइप्स को देखें तो इसमें आता है मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड फाइनेंस बिल। ये चारों जो टाइप्स हैं ये बिल की टाइप्स हैं और बेसिकली वही हाउस ज़्यादा पावर्स रखता है जो कि मनी बिल को इन्फोर्स करता है, उसे इंट्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावर्स को रखता है। क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ माइंड में जो है कन्फ्यूजन पैदा करे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं 4 के ऊपर कि जो रूल 184 अलाउज वोटिंग बट रूल डैश डज नॉट, कि जो रूल 184 है वो वोटिंग को अलाउ करता है, लेकिन एक रूल ऐसा भी है जो वोटिंग को अलाउ नहीं करता है, तो वो रूल है 193। तो इस चीज़ को आपने क्लियरली माइंड में रखना है। आपसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रूल है जो कि वोटिंग को अलाउ करता है, तो वो है रूल नंबर 184 और जो कि वोटिंग को अलाउ नहीं करता है वो है रूल नंबर 193। अब नेक्स्ट चलते हैं 5 के ऊपर कि वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन शॉर्ट NIAM लोकेटेड, कि जो NIAM है वो कहाँ पे जो है लोकेट कर रहा है, कहाँ पे मौजूद है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जयपुर के अंदर मौजूद है, उसमें वाक़या है। इसकी थोड़ी डेप्थ में जाते हैं
कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसे हम इन शॉर्ट NIAM कहते हैं, ये एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने सेट किया था 8 अगस्त 1988। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये चौधरी चरण सिंह को डेडिकेट किया जाता है, जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुका है इंडिया का। यही से इसका फुल नेम जो था ड्राइव हुआ था, जो कि था चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये हमसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि ये किसको जो है डेडिकेट करता है, तो ये करता है चौधरी चरण सिंह को। और उसका फुल नेम जो था ये ड्राइव हुआ था, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जो कि नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है और जयपुर के अंदर लोकेट कर रहा है। सो नेक्स्ट चलते हैं 6 के ऊपर के द प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्य सभा इज बोरोव्ड फ्रॉम, कि जो प्रोसीजर है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स जो कि राज्य सभा ने किस कंट्री से जो था बोरोव किया था, तो वो कंट्री थी आयरलैंड। अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस के तोड़ जोड़ से मिलके बना हुआ है। इंडिया को जो चीज़ जो जिस कंट्री की जो थी आइडियल लग रही थी, इंडिया ने उस चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया। सिर्फ यही चीज़ एक उसने आयरलैंड से नहीं जो थी कॉपी की, इसके अलावा इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आयरलैंड से जो था वो कॉपी किया, उससे देख के जो है आप उसे आइडियल बनाते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया। और इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो था, ये तीनों जो प्रोसीजर थे ये इंडिया ने आयरलैंड से आइडियलाइज होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बनाए। तो नेक्स्ट देखते हैं 7 के ऊपर के नंबर ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था कितनी प्रोविजंस उसमें शामिल थी। तो गवर्नमेंट एक्ट 1935 जो कि इंडिया का एक एक्ट था, उसमें टोटल 5 प्रोविजंस जो थी शामिल थी, जिसमें हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले है फेडरल सिस्टम, नंबर 2 के ऊपर है कि पावर ऑफ द जुडिशरी, 3rd पे है पब्लिक सर्विस कमीशन, 4 के ऊपर है गवर्नर्स ऑफिस, एंड द लास्ट जो प्रोविजन थी वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये 5 जो प्रोविजंस थी ये इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में शामिल थी। तो नेक्स्ट चलते हैं 8 के ऊपर, देखते हैं कि द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसका इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है। इम्पीचमेंट कहते हैं एक ऐसे चार्ज को जो कि कोई भी किसी भी पब्लिक ऑफिसर पे तब लगता है जब वो कोई मिसकंडक्ट करता है। तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया का उसकी इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो है कुज़ाई जुडिशियल प्रोसीजर। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो जो कुज़ाई जुडिशियल बॉडी होती है ये गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है, कोर्ट और लेजिस्लेचर की तरह, और ये अपना इफ़ेक्ट छोड़ती है प्राइवेट पार्टीज़ के राइट्स के ऊपर एडजुडिकेशन और रूल मेकिंग के ज़रिए। और आज तक इंडिया में ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है जिसने इम्पीचमेंट को फेस किया हो। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो इम्पीचमेंट है वो किसी भी पब्लिक ऑफिसर के ऊपर तब ही चार्ज होगा, तभी उसे फेस करना पड़ेगा जब वो कोई मिसकंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन बताई हुई है कि द ओनली कंडीशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक जो वाहिद कंडीशन है इम्पीचमेंट की वो वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि कोई भी अगर पब्लिक ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन करता है उसके किसी भी रूल या आर्टिकल की, तो इम्पीचमेंट जो है उसे फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 के ऊपर के इन विच सिटी इज़ इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड, कि वो कौन सी सिटी है इंडिया की जिसके अंदर इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेट कर रही है। तो वो सिटी है कपूरथला जिसमें ये लोकेट कर रही है। अगर हम इसकी डिटेल में देखें तो जो कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है जो कि एक कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडियन रेलवेज का, और ये कपूरथला में लोकेट करी। कपूरथला एक सिटी है और ये जिस स्टेट में मौजूद है वो स्टेट है पंजाब। पंजाब के अंदर कपूरथला जो है वो लोकेट कर रहा है और कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री लोकेट कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं 10 के ऊपर के हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1965। अब यहाँ पे वो हमसे 1965 का पूछ रहे हैं कि इंडिया पाक जो वॉर थी ये 1965 में, उस टाइम पे इंडिया का जो
प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, तो वो था लाल बहादुर शास्त्री, जो कि इंडिया का दूसरा प्राइम मिनिस्टर था और वो 2 साल जो है उसने एज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया को सर्व किया है। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर के 2 इयर्स थे वो थे 1964 टू 1965। इसके अलावा जो इंडो चाइना वार जो कि 1962 में हुई थी, उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर था वो था जवाहरलाल नेहरू। और जब इंडो पाक वार 1971 हुई थी, तब जो प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का वो था इंदिरा गांधी। रिपीट करते हैं इन शॉर्ट कि जो इंडो पाक वॉर 1965 में हुई थी, उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर था। और जो इंडो पाक वॉर 1971 में हुई थी, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी था। और जब इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962 में, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर था वो था जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं 11 के ऊपर के इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्शन ऑन सिटीजनशिप ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है जो कि सिटीजनशिप ड्रॉज के ऊपर है, इंडिया ने वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया था, तो इंडिया ने ये यूके से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया था। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया जिस कंट्री के जिस पार्ट से इंस्पायर हुआ उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का उसे पार्ट बनाया। अगर हम डिटेल में देखें तो जो यूनाइटेड किंगडम है, ये कॉमन नेम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, जो कि फुल नेम है इसका, और नॉर्दर्न आयरलैंड का। इंडिया ने बहुत से फीचर्स जो थे डिफरेंट, वो यूके से जो थे इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए थे। और जो मेजर फीचर्स जो कि इंडिया ने इंस्पायर होकर यूके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया, उनमें शामिल हैं। पहले नंबर पे है रिट्स, सेकंड पे है सिंगल सिटीजनशिप, थर्ड पर ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड 4 पे है रूल ऑफ लॉ, एंड जो लास्ट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जितने भी फीचर्स थे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूके से आइडियलाइज होके जो था इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया था। तो यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पीछे जो है 4 करंट अफेयर रह गए हैं, 4 MCQ रह गए हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना डिटेल में। तो 12 के ऊपर है कि द आइडिया ऑफ द कॉन्क्यूरेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कि जो द आइडिया था कॉन्क्यूरेंट लिस्ट का वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जो था इंडिया ने लिया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके जो था अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया था। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से जो था वो आइडियलाइज होके आइडिया ऑफ द कॉन्क्यूरेंट लिस्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया था। अगर हम डिटेल में इसे डिस्कस करें तो सिर्फ यही एक चीज़ नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर होकर इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली थी। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स एंड इंटरकोर्स और लास्ट पे द जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये तमाम फीचर्स जो थे ये ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंस्पायरिंग पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने। इनमें से कोई भी आपको ये अलग अलग पूछ सकते हैं MCQs की फॉर्म के में कि किस जो है ये फीचर कौन से कंट्री से लिया गया है, तो वो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने माइंड में रखना है, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 13 के ऊपर के फंडामेंटल ड्यूटीज फीचर ब्रोव फ्रॉम विच कंट्री, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का फीचर है वो किस कंट्री से ब्रोव किया गया था, तो वो कंट्री थी रशिया, जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का फीचर जो था वो ब्रोव्ड किया गया था। डिटेल में हम इसे देखें तो जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शामिल हैं, ये तमाम जो फीचर्स, ये आइडियल ऑफ जस्टिस भी जो था ये भी रशिया से ब्रोव किया गया था, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो नेक्स्ट चलते हैं 14 के ऊपर के सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, के सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी जो था किस कंट्री से ब्रोव किया गया था ये फीचर, तो ये जर्मनी से ब्रोव किया गया था। और ये एक वाहिद फीचर था जो जर्मनी से जो था वो ब्रोव किया गया था। इसके अलावा ऐसा कोई फीचर नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जर्मनी से ब्रोव किया गया था। 15 के ऊपर है कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज ब्रोव्ड फ्रॉम विच कंट्री, के इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो था वो किस कंट्री से फीचर जो था देख के लिया गया था, तो वो कंट्री है साउथ अफ्रीका। इसके अलावा प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था
ये भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रूव किया गया था। तो उम्मीद है कि आज हमने जितने भी करंट अफेयर डिस्कस किए सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को मस्ट विजिट करें क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स मौजूद हैं जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़ में मिलते हैं।